औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 7.8 करेंगे और ये आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो इसमें हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अच्छा, पीछे जो हमने पढ़ा था अभी हमने ये देखा था कि पिछली एक्सरसाइज में कि जो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन यूनियन बी होती है वो किसके इक्वल है? ए probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। और ये किस केस में ये रह जाती है इसके इक्वल, क्योंकि probability of A intersection B is 0 for disjoint A एंड बी। ए और बी डिसजॉइंट हो, डिसजॉइंट का मतलब है कि वो एट ए टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एट ए टाइम ये दोनों इवेंट्स नहीं हो सकते ए और बी। ठीक है, सेट की फॉर्म में ये हमने इस तरह ड्रा करके देखा था कि ये सैम्पल स्पेस है एस, ये सेट है ए और ये सेट है बी। अब ऑफ कोर्स के जब हम ए सिलेक्ट होगा जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो मसलन लूडो का दाना है तो एस क्या हो जाएगा, 1 से 1 2 3 अप टू सो ऑन 6 हो जाएगा। और ए फर्ज करें कि 1 2 और 3 है और बी फर्ज करें कि सिर्फ 5 है। अब आप लूडो का दाना रोल करते हैं तो जब 1 2 3 में से कोई आएगा उसका आंसर या जो भी वो लूडो का दाना देगा आपको, डाई की जो वैल्यू टॉप पर आएंगे डॉट्स, वो अगर 1 2 3 हैं तो वो 5 नहीं हो सकते, और अगर 5 होंगे तो 1 2 3 नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि ए और बी को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में ये वाला चलेगा। ठीक है फार्मूला। लेकिन यही मैं अगर आपको बिल्कुल इसी की एग्जांपल दूं तो एक अगर हम देखें कि ए अगर हो जी के प्राइम आड नंबर्स हैं तो ए फिर वही 1 2 सॉरी आड नंबर्स का मतलब है 1 3 और 5 होगा ए। लेकिन अगर बी प्राइम नंबर्स हों तो आप देखें कि फिर बी ये होगा। थोड़ा सा बी को ना मैं ऐसे करके ड्रॉ कर लूं। ठीक है जी, ये ए है और बल्कि इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है, ऐसे करके कर लें। ये ए है और ए ये है और ये बी है, और बी क्या है 2 3 प्राइम नंबर है ना, 2 3 एंड 5 ये प्राइम नंबर्स हो गए। तो ये जो एरिया ओवरलैप कर रहा है ये कौन सा है, ये 3 और 5 है। ठीक है, और ये ए में 1 है और ये बी में 2 है, ये बी है, और ये सैंपल स्पेस एस ही है, वही है एस 1 2 3 4 5 एंड 6, ये यही है। चलें थोड़ा सा अब बेहतर नज़र आ रहा है, मैं राइटिंग वगैरह मैंने कहा। चलें ये हो गया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये वाला फार्मूला होल्ड करेगा। ठीक है जी, उसकी क्या वजह है कि अब ये डिसजॉइंट नहीं है, अब ये दोनों इकट्ठे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जब 3 आएगा या 5 आएगा तो इसका मतलब ए भी एग्जिस्ट हो गया, ए भी अक्कर हो गया और बी भी अक्कर हो गया, वाकई रूनुमा हुआ और बी भी रूनुमा हुआ। लेकिन इस केस में ए और बी इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इसलिए फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे
और इस केस के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब इस केस में जो पी ए इंटरसेक्शन बी है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 है ना, 2 है, 3 और 5 मुश्तरक है दोनों में, तो 2/6 1/3 ये वाली प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जबकि इस केस में ये 0 है। इस केस में ये 0 है, इस केस में ये 1/3 है। लेकिन एक और तरह के इवेंट्स होते हैं ए और बी, उस केस में ये जो पी ए इंटरसेक्शन बी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी के। ये यूनियन की नहीं मैं बात कर रहा, ये इंटरसेक्शन की इसकी बात कर रहा हूँ कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये कब होते हैं, जब ए एंड बी इंडिपेंडेंट हो। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब ये फर्क है दोनों में, ये आपने याद रखना है। अभी मैं बता देता हूँ कि ए और बी इंडिपेंडेंट होने में क्या फर्क है और डिसजॉइंट होने में क्या फर्क है। देखें, डिसजॉइंट कब होते हैं कि जब ए हो तो बी नहीं हो सकता, जब बी हो तो ए नहीं हो सकता, उस वक्त इन्हें कहते हैं डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कि एक हो तो दूसरे का होना नामुमकिन है, जब दूसरा हो तो पहले का होना नामुमकिन है। लेकिन इंडिपेंडेंट उस वक्त होते हैं कि जब ए हो तो वो बी को अफेक्ट ना करे, बी हो तो वो ए को, यानी कि दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, दोनों एक दूसरे से आजाद हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता दूसरा, लेकिन ये फर्क है, अफेक्ट ना करना फर्क है। इधर अफेक्ट भी नहीं कर रहे और इकट्ठे भी नहीं हो सकते, लेकिन इधर अफेक्ट नहीं करते उनका और वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, चाहे वो उनकी वैल्यूज मुश्तरक हों या ना हों, ठीक है, लेकिन वो मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। मैं अभी आपको एग्जांपल दे के बता देता हूँ। We can multiply the probabilities of dependent as well as independent events, but in this section we shall find the multiplication of independent events only. ये dependent थोड़ा सा ना वो एडवांस लेवल का हो जाता है, डिपेंडेंट वाला। ठीक है, वो बेस थ्योरम और उस तरह का, ये आपको इस तरह के फार्मूले मिलेंगे। पी ए बी, ये इस तरह लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, बी की प्रोबेबिलिटी बताओ जब ए ने होना ही होना होता है, तो वो फिर होती है ए बी की प्रोबेबिलिटी जब ये हो रहा है तो पी ए करके, इस तरह का उसका फार्मूला होता है। वो आपकी बुक में इधर डिस्कस नहीं किया, वो थोड़ा एडवांस लेवल का है कंसेप्ट, तो डिपेंडेंट इवेंट्स को वो डिस्कस ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब आपने ये ज़हन में, और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं कि एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, एक दूसरे से आज़ादाना तौर पर वो एग्जिस्ट करते हैं या रूनुमा हो सकते हैं। ठीक है, अब 3 तरह के इवेंट्स हमने पढ़ लिए, डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि एक हो तो दूसरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, हैं वो इंडिपेंडेंट लेकिन इम्पॉसिबल भी हैं, साथ एग्जिस्ट एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे। फिर है डिपेंडेंट, कि एक उसी वक्त होगा जब दूसरा होगा, तो यहाँ हम प्रोबेबिलिटी ये फाइंड कर रहे होते हैं कि ये जब हो दूसरा तो फिर ये हो, उस केस में डिपेंडेंट होते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट है कि एक दूसरे से अलग-अलग हो सकते हैं, अक्कर रूनुमा हो सकते हैं। बट इन दिस सेक्शन वी शैल फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स ओनली। बिफोर लर्निंग द फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मेंट बाय द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये देखें, अब वो बताने लगा कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। टू events A and B are said to be independent if the occurrence of any one of them does not influence the occurrence of other। अभी बताया था ना, यही अब एग्जांपल दे के वो बताएगा। In other words, regardless of whether event A has or has not occurred, if the probability of event B remains the same, then A and B are independent events। मैं अभी एग्जांपल दे के आपको ना बता देता हूँ। चले, वो बताने ही लगा है इधर, तो यही उसका देख लेते हैं। पहले उसकी वर्डिंग को गौर से पढ़ें। ये जो डेफिनेशन है ना एग्जाम्पल्स तो बाद में, पहले इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह समझने की कोशिश किया करें। तो ये पढ़ के देखें कितनी कुछ समझ आती है आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के।
तो ये जो मैथ लवर्स और गुरुज हैं, अगर उनको सेल्फ स्टडी की आदत नहीं है तो आदत डेवलप कर लें। और अगर आपको बुक्स पढ़ के समझ नहीं आती चीज़ें, तो ये जो है ना आपके लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जैसे ही आपने इंजीनियरिंग या पीएचडी वगैरह में जाना, कोई भी नहीं बताता होता आपको। पीएचडी में तो ये भी हो सकता है आपका प्रोफेसर के, बल्कि हमारे एक प्रोफेसर थे असगर साकिब साहब, हाँ, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट यूईटी लाहौर में, वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में मैं पीएचडी करने गया, तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा कि ये तुम्हारी पीएचडी है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मुझे बस आके बता दिया करना हर 2 हफ्ते बाद या जितनी देर बाद भी कि मैंने ये कर लिया है। और कुछ ऐसे भी होते हैं। तो जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं, आप इंडिपेंडेंट होते जाते हैं। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आपके टीचर्स आपको कुछ बता देंगे हायर लेवल्स पे, इवन के क्लास में भी आके जो उन्होंने लेक्चर देने होते हैं, उसमें भी वो पेस ही इतना ज़्यादा होता है, कोर्स इतना ज़्यादा कवर करना होता है, कंसेप्ट जो है वो नया नया कंसेप्ट चाहे इजी भी हो तो थोड़ा टाइम लगता है समझने में, ठीक है। तो वो उन्होंने अपना वो कोर्स कवर करना होता है, और आगे उनके अगर 30 40 50 स्टूडेंट बैठे हैं, तो उन्हें तो नहीं परवाह होती किसको समझ आ रही है किसको नहीं। एक एक की वो अगर परवाह करने लगे तो वो तो नहीं कोर्स करवा सकते। तो वो फिर आते हैं, स्लाइडें दिखाते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, तेजी तेजी से समझा के वो जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आए तो वो तो आप पूछ सकते हैं। अगर सारा लेक्चर ही नहीं समझ आया तो वो तो बंदा क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता, अपना मजाक ही उड़वाएगा क्वेश्चन पूछ के कोई उल्टा सीधा। तो फिर आ जाके सेल्फ स्टडी रह जाती है। तो आप लोग अब लकी हैं कि आपके पास यूट्यूब की ऑप्शन है, हमारे ज़माने में तो नहीं होती थी। तो फिर बुक से खुद ही पढ़ना पड़ता था, और अच्छा खासा वो फिर वक्त लगाना पड़ता था। खैर, बुक्स की तो अहमियत रहेगी ना, चाहे जितनी मर्जी यूट्यूब वीडियोस आ जाएं। तो ये आपको आदत होनी चाहिए, और आपको ये अगर ये नहीं है तो डेवलप कर लें। और अगर आप नहीं कर सकते देन सीरियसली थिंक कि ये आपने वाकई हायर स्टडीज करनी है कि नहीं। Two events A and B are said to be independent if the occurrence of any one of them does not influence the occurrence of other। यानी कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो गए कि एक हो या ना हो, दूसरे को वो अफेक्ट नहीं करेगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ। In other words, regardless of whether event A has or has not occurred, if the probability of event B remains the same, A and B are independent। वो कहता है A हो या ना हो, दो इवेंट्स हैं, A हो या ना हो, B की एक probability की सेहत पर कोई अगर असर ना पड़े तो B कहेंगे इंडिपेंडेंट है। अगर B इंडिपेंडेंट है तो A भी फिर B से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर B हो या ना हो, A की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। देखें, आपके पास फर्ज करें एक ये बॉक्स है, उसमें 5 बॉल्स हैं, 2 रेड हैं और 3 ब्लू हैं, 1 2 3। ठीक है जी, ये मिक्स हैं, ये ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। यानी कि ऐसे चलें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ये हैं। अच्छा, अब फर्ज करें कि प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। इवेंट ए ये है कि ब्लू बॉल आएगी हमारे पास, ठीक है। इवेंट ए बी क्या है, हमारे पास रेड बॉल आएगी। अच्छा, अब 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक में पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि आपने बॉल निकाली बाहर और उसे रख दिया, बाहर ही रख दिया, वापस नहीं रखा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट 1 है। एक्सपेरिमेंट 2 ये है कि आपने रिप्लेस कर दी, ठीक है, नो रिप्लेसमेंट। तो आप बताएं किस केस में डिपेंडेंट है और किस केस में इंडिपेंडेंट है। जब आप नो रिप्लेसमेंट करेंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी, पहली दफ़ा प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लू की, पहली दफ़ा जब आप निकालेंगे 3/5 हो जाएगी ना, 3 ब्लू हैं और 2 रेड बॉल्स हैं, तो 3/5 हो जाएगी ब्लू की प्रोबेबिलिटी, पी ए 3/5 हो जाएगा। लेकिन अगर आप
फिर दोबारा निकालेंगे तो ब्लू की 2/4, क्योंकि 4 रह गई है, 2/4 हो जाएगी, और रेड की क्या हो जाएगी, 2/4 हो जाएगी दूसरी दफा। लेकिन अगर पहली दफा आप ब्लू की कितनी थी प्रोबेबिलिटी, देखें पहली दफा जब आप फर्ज करें रिप्लेस नहीं कर रहे, तो पहली दफा ब्लू की प्रोबेबिलिटी थी 3/5 और रेड की प्रोबेबिलिटी थी 2/5। और रिप्लेस क्यों नहीं की, आपने नहीं किया, तो अब फर्ज करें, फर्ज किया ब्लू निकल आई बॉल बाहर, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी रह गई 2/4, और इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी रह गई 2/4। दो दो बॉल्स बची हैं ना, क्योंकि दूसरे दफा ये एक ब्लू बॉल खत्म हो गई है। अब देखें ये जो प्रोबेबिलिटी है बी की अफेक्ट हो गई ना, कि पहली दफा कौन सा आया, पहली दफा अगर पहली दफा अगर रेड आया तो दूसरी दफा रेड आने की 2/4 प्रोबेबिलिटी हो गई, और सॉरी ब्लू आया तो दूसरी दफा रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/4 हो गई, और पहली दफा ये 2/5 है। रेड की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो रही है दूसरी दफा के पहली दफा बॉल कौन सी आई थी। अगर ब्लू आई होती तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 रह जानी थी, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जानी थी ब्लू आने की दूसरी दफा अगर रिप्लेस नहीं किया। इसका मतलब है कि दूसरी दफा क्या प्रोबेबिलिटी है रेड या ब्लू, वो डिपेंड करेगी पहली दफा कौन सी बॉल निकली है, ठीक है। यानी कि पहली दफा एक्सपेरिमेंट में जब हमने बॉल निकाली है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है ए और बी की दोनों, तो इसका मतलब है ये डिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। लेकिन अगर आप बॉल रिप्लेस कर दें, मसलन ये बॉल है, उसमें आपने ये दो बॉल्स हैं, ठीक है, आपने पहली दफा बॉल निकाली, फिर वो बॉल जो भी थी आपने वापस रख दी, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी, ब्लू की प्रोबेबिलिटी 3/5 और रेड की प्रोबेबिलिटी 2/5 रहेगी। अब ये इसका मतलब है ए और बी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी डिपेंड नहीं कर रही कि पहली दफा जब दूसरी दफा एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया, वो डिपेंड नहीं कर रही कि कौन सी बॉल आई थी, रेड आई थी या ब्लू आई थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप बॉल वापस रख रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे, और इस एक्सपेरिमेंट में ए और बी डिपेंडेंट होंगे, बस आपने ये याद रखना है, ठीक है। वही वो बताने लगा, सपोज ए बैग कंटेन्स 12 balls, if 4 balls are drawn from it twice in such a way, दो दफा हमने 4 बॉल्स निकाली हैं, the balls of the first draw are not replaced before the second draw। ये देखें इसमें the balls of first draw are replaced before the second draw, in case one the second draw will be out of 12। देखा ना, पहली दफा 4 बॉल्स जब आप निकाल रही हैं तो 8 में से आप 4 बाकी निकालनी है ना दूसरी दफा जब आप निकालेंगे, which means that the outcomes of the second draw will depend upon the events of the first draw, and the two events will not be independent. However, in case 2, the number of balls in the bag will be same for the second draw as has been the case at the time of first draw. The first draw will not influence the probability of the event of second, so the two events in this case will be independent। ठीक है जी, थ्योरम अब वो बताने लगा, ये देखें, if A and B are two independent events, the probability that both of them occur is equal to the probability of occurrence of A multiplied the probability of occurrence of B। symbolically it is written as, वो कह रहा है अगर independent है तो ये A इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। वो प्रूव करने लगा, लेट ए बिलोंग टू द सैंपल स्पेस S1। S1 एक सैंपल स्पेस है, तो NS1 क्या हो जाएगा N1, और NA क्या हो जाएगा M1। तो पी ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, M1 over N है। लेट बी event B belong to the sample space S2 such that NS2 is equal to N2 and NB M2 is PB M2 over N2। A and B are independent events, A और B independent events है, ठीक है जी। belong to the sample, अच्छा ये sample space अलहदा से क्यों ले रहा है, ए एंड बी ठीक है सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कंबाइंड आउटकम्स ऑफ ए एंड बी इज N1 into N2। ठीक है जी, ये वही काउंटिंग प्रिंसिपल लगा,
total number of combined outcomes of A and B is N1 into N2, ठीक है जी। एंड द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज M1 एंड M2। बिल्कुल उसने काउंटिंग प्रिंसिपल ये लगाया यहाँ, और ये उसने साबित कर दी है कि ये एक दूसरे का मल्टीपल है। ये अब आप याद रखिएगा, ठीक है जी। फिर काउंटिंग प्रिंसिपल इधर लगा। फिर मैं कहूँगा कि अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ये क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, तो जाके काउंटिंग प्रिंसिपल कीजिएगा। वो कह रहा है कि ए और बी जब दोनों इकट्ठे होंगे तो उनके पॉसिबल आउटकम्स एम और एन होंगे, और जब सैम्पल स्पेसिस दोनों मिलाई जाएंगी तो उनकी फेवरेबल आउटकम्स M/M1 into M2 होंगे, और ये आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी इनकी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अब वो कह रहा है कि इसको फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। द अबव फार्मूला होल्ड्स गुड इवन इफ द सैंपल स्पेसेस ऑफ ए एंड बी आर सेम। वही मैं कह रहा था कि सेम के लिए क्यों नहीं किया उसने। तो वो कह रहा है कि सैंपल स्पेस अगर सेम हो तो फिर भी ये होल्ड करेगा। द फार्मूला पी एंड ए कैन बी जर्नलाइज एज वन। ये मतलब जितने मर्जी इंटरसेक्शन हो, अगर वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम उनको बस आपस में। अब वो एग्जांपल देने लगा। द प्रोबेबिलिटीज दैट ए मैन एंड हिज वाइफ विल बी अलाइव इन नेक्स्ट 20 years are 0.8 and 0.75 respectively. Find the probability that both of them will be alive in next 20 years. अब एक मर रहा है तो दूसरा नहीं मर रहा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपस में कोई मोहब्बत नहीं है। अच्छा, और दूसरा मतलब ये भी है कि उनकी मरने की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है। द प्रोबेबिलिटीज दैट ए मैन, अच्छा एक बाबा जी ऐसे भी हैं, मैं जानता हूँ उनको, उनकी वाइफ मर गई है और वो जाके रोज कब्र पे जाते हैं, और वो जाके तो उधर घंटों बैठते हैं और बातें करते हैं। तो ओ मेरी प्यारी बीवी, मुझे माफ कर दो, मैं कल आ नहीं सका तुम्हारे पास, ये हो गया वो हो गया। तो अब ये मोहब्बत तो है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा जहालत है ये। ठीक है। तो खैर, ये अब थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। अगर आपको इतनी मोहब्बत है वाइफ के साथ, तो उसके लिए फिर आप कोई मतलब उसकी राह में पैसा दे दें अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। वो एक ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है। यहाँ हर नमाज के बाद उसके लिए दुआ करें, बजाय इसके कि उसकी कब्र पे जाके और इस तरह। मतलब ठीक है, चलो जाना है फातिहा पढ़ के आ जाओ, इस तरह बैठ के बातें करते रहना, और ये तो कोई साइकोलॉजिकल इशू लगता है। खैर, excess of everything is bad. The probabilities that a man and his wife will be alive in next 20 years are 0.8 and 0.75 respectively. Find the probability that both are, क्योंकि वो एक की लाइफ दूसरे की लाइफ पे डिपेंड नहीं कर रही, तो इंडिपेंडेंट है, तो जाहिर बात है अब दोनों अलाइव होंगे, तो एक की अलाइव प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई दूसरे की अलाइव, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये 0.6 प्रोबेबिलिटी है कि दोनों इकट्ठे जिंदा होंगे 20 साल बाद। टू डाइस आर थ्रोन, दो डाइसेस को फेंका गया है। E1 is the event that the sum of their darts is an odd number. E1 ये है कि जो डार्ट्स फेंके हैं लूडो के दाने, वो ऑड नंबर है। एंड E2 is the event that one is the dart on top of the first die. Show that the is this one. अच्छा, अब ये शो करने के लिए कह रहा है, तो आप पहले E1 की प्रोबेबिलिटी करेंगे, E2 की करेंगे, फिर ये E इंटरसेक्शन 2 की करेंगे। तो द सम ऑफ द डार्ट्स इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए आपको याद है कि वो 18 होती हैं पॉसिबिलिटीज, वो उसने 18 की 18 इधर लिख दी हैं। ठीक है। तो एन E1 इज 18। तो E2 क्या है? E2 है कि एक उनमें से वन होना ही होना, फर्स्ट ने वन होना ही होना। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ये 6 है। ठीक है जी। तो NS आपको पता है कि टोटल जो पॉसिबिलिटीज हैं टू डाइज की वो 36 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हुआ? 18/36, ये हाफ हुआ। और E2 क्या हुआ? 6/36, ये 1/36 और 6/36 हुआ। ठीक है जी। अब E1
वन एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, तो PE1 .PE2 इज 1/2 इंटू 1/6, ये आएगा 1/12 के इक्वल। ठीक है जी। ये ये हमने मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लिया। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 3 है, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज 3/36, ये 1/12 आ गया, और इसका मतलब है ये और ये इक्वल हुए, तो ये साबित हो गया आपस में। ठीक है जी। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इंतहाई आसान है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो ये मेरा नहीं ख्याल आपके लिए ये कोई मसला होना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गई होगी। अभी तक नहीं आई तो नीचे लिख दें कमेंट्स में, कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को आंसर कर दिया जाए। अच्छा जी, चलें, पहला क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन ए विल बी अलाइव 15 ईयर्स हैंस इज 5, 15 साल बाद वो जिंदा होगा, 5/7 है, एंड प्रोबेबिलिटी दैट अनदर पर्सन बी विल बी अलाइव 7/9, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी अलाइव टुगेदर। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आपस में। ठीक है। द डाई इज, ये आंसर, ये इधर है आपके सामने आंसर है। ए डाई इज रोल्ड ट्वाइस, E1 is the appearance of even number of dots and event E2 is the appearance of more than 4 dots, prove that। अच्छा, फिर इनको साबित करना है जैसे हमने ये एग्जांपल में अभी इधर साबित किया है एग्जांपल 2 में, वही टेक्निक इधर इस्तेमाल करेंगे। तो NS क्या है, इवन नंबर ऑफ डॉट्स हैं, तो इवन नंबर ऑफ डॉट्स कब होते हैं, ये 2 4 होना था। वो कह रहा है कि इवन दोनों डॉट्स जो हैं इवन आते हैं, तो वो तो फिर यही पॉसिबिलिटीज है ना, 9 होंगी। वैसे तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये N E1 यहीं से कैलकुलेट हो जाना था। कि देखें कि पहली जो आप फेंकेंगे लूडो का दाना, उसमें कितने इवन नंबर ऑफ डॉट्स होते हैं, 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं, और दूसरे को जब आप फेंकेंगे उसमें कितने इवन नंबर ऑफ डॉट्स हैं, 3, तो 3/3 क्या है, 9 टोटल पॉसिबिलिटीज हैं कि ये वही काउंटिंग प्रिंसिपल लग के ये कैलकुलेट हो जाना था। ठीक है, चलें, खैर, वो नहीं लगाया तो कोई मसला नहीं है। ये क्या हो गया, इसको क्यों तुमने, चलें। अच्छा, अब उसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हैपनिंग क्या होगी, 9/36, टोटल जो हैं वो NS 36 है ना, तो ये 1/36 पॉसिबिलिटीज हैं टुगेदर, 1/4 पॉसिबिल प्रोबेबिलिटी है E1 के अक्कर होने की। E2 के अपीयरिंग ऑफ मोर देन 4 डॉट्स, तो इसका मतलब है कि 5 और 6 आएंगे, तो 5 5 5 6 6 5 6 6, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, और 4/36 1/9 हो गया। अब ए E1 एंड E2, ठीक है, दोनों एक इवन भी हों और मोर देन 4 भी हों, तो वो तो फिर 6 6 के केस में ही होगा कि डॉट्स जो आए हैं वो 4 से ज़्यादा भी हों, और 4 से ज़्यादा 5 और 6 ही है ना, तो उनमें से इवन सिर्फ 6 6 वाली ऑप्शन है। तो P ई इंटरसेक्शन E2 क्या हुआ, ये 1 पॉसिबिलिटी है, 1/36 में से एक, तो 1/36 हो गई, और जब आप PE1 और PE2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/36 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों क्योंकि इक्वल हैं तो इसलिए E1 और E2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब पूछ रहा है, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स इन टू सक्सेसिव टॉसेस ऑफ ए बैलेंस्ड कॉइन। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे ना, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, पहली दफ़ा जो हेड आया है वो दूसरी दफ़ा हेड या टेल को अफेक्ट नहीं करेगा, पहली दफ़ा चाहे हेड आए या टेल आए
दूसरी दफ़ा जब आप सिक्का उछालेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पहले क्या आया हुआ था। तो जब आप पहली दफ़ा सिक्का उछालेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और दूसरी दफ़ा जब निकालेंगे तो वो भी 1/2 है, तो उछालेंगे तो दोनों के इकट्ठे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2 इंटू 1/2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इससे प्रोबेबिलिटीज। टू कॉइन्स आर टॉस ट्वाइस ईच। ओए ये क्वेश्चन जो है ना, इसने मेरा काफ़ी टाइम लगवा दिया था, क्योंकि इसको मैं समझा अलहदा, वो मतलब वर्डिंग इसकी मैं सही तरह समझ नहीं पाया था, थोड़ी ट्रिकी है इसको समझना। सबसे ट्रिकी क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज में ये है, सिर्फ इसकी वर्डिंग की वजह से। तो मैं 3/4 आंसर इसका निकाला था, लेकिन आंसर फिर 1/4 पीछे देखा, फिर दोबारा इसको बड़े गौर से मैं कितनी दफ़ा पढ़ा तब जाकर मुझे समझ आया। तो ये आप क्वेश्चन ज़रा पढ़ें इसको, और इसको समझने की कोशिश करें, क्या आपको समझ आता है, फिर मैं बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है। ठीक है जी, मैं थोड़ी देर इधर वीडियो पॉज करें, इसे समझें अच्छी तरह और फिर देखें। और ये जो वर्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि वर्डिंग आप अच्छी तरह पढ़ के समझें क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। अच्छा जी, टू कॉइन्स आर टॉस्ड ट्वाइस ईच। ये देखें, दो कॉइन्स कह रहा है टॉस किए गए हैं दो दफा ईच। ठीक है, हर एक कॉइन टॉस किया है, या दो दफा समझ लें कि दो दफा हमने एक्सपेरिमेंट किया है। ये फर्स्ट टाइम किया और फिर सेकंड टाइम किया, तो हमने दो दो कॉइन्स टॉस किए। तो दो कॉइन्स टॉस किए, तो इसका मतलब है कि ये वाली सैंपल स्पेस S1 पहले एक्सपेरिमेंट किया, H1 HH HT TH या TT S2 BC के इक्वल होगी, तो इसको S2 के इक्वल भी कह लें आप। ठीक है, दोनों दफा सैंपल स्पेस ये होगी, लेकिन S1 और S2 से मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि दो दफा ये एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, S1 और S2। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस। पहले टॉस में पहली दफा जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो कहता है बताओ कि हेड आया है। ठीक है, head appears on first task and the same faces appear in the two tasks. Find the probability head appears on the first task. पहली दफा जो एक्सपेरिमेंट किया ना, इधर ये बहुत कंफ्यूजिंग था। पहली दफा जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें पहले टॉस के पहले कॉइन का हेड आया है, तो उसकी सैंपल स्पेस बनेगी हेड हेड और हेड टेल। ये वाला हम ले रहे हैं हेड। इसमें पहली दफा कब आ रहा है हेड, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर तो पहली दफा टेल आ रहा है, यहाँ भी पहली दफा टेल आ रहा है। दूसरी दफा हेड आया या टेल आया उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। वो कह रहा है कि वो बताएं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहली दफा हेड आएगा जब पहला एक्सपेरिमेंट किया, पहली दफा उछाला है इसको। इस लाइन ने मुझे काफी कंफ्यूज किया था। तो ये हेड हेड और हेड टेल होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, ये 2 है ना, 4 में से 2/4 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी कह रहा है एंड द सेम फेसेस अपीयर इन द टू टॉसेस। उफ, अब ये इसे कहना चाहिए था when the first time coins are tossed, head appears on the first toss, and when the second time the experiment is repeated, same faces appear in the two tosses. फिर बहुत क्लियर हो जाना था, लेकिन फिर ये समझना पड़ा मुझे। ये देखें S2 क्या है, फिर वही सैंपल स्पेस है, हेड 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 टेल। दूसरी दफा दो दो दफा उछाला है ना, एक ही सिक्का समझ ले, दो दफा उछाला है या दो सिक्के उछाले हैं दूसरी दफा। चलें दो कह रहा है तो दो दो सिक्के उछाले हैं उसने दूसरी दफा। ये पहली दफा एक्सपेरिमेंट किया, ये दूसरी दफा किया। अब वो कह रहा है कि सेम फेसेस अपीयर इन द टू टास्क, यानी कि अगर पहली दफा हेड आया तो दूसरी दफा भी हेड आया हो, पहली दफा टेल आया तो दूसरी दफा भी टेल आया हो, तो ये और ये इस केस में ये कंप्लीट होती है कंडीशन। और बी क्या होगा, हेड हेड और टेल टेल होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, 2/4 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या होगी, 1/2 1/2 1/4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। पहली दफा जो एक्सपेरिमेंट किया वो दूसरी दफा के एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ठीक है जी, इंतहाई आसान क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रिकी वर्डिंग की वजह से हो गया इसकी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छी तरह समझ के इसके लॉजिक
समझ के जाएं। ये देखें कितना छोटा है, ये 5 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर आपने इसको समझा नहीं है तो 5 मिनट में गलत भी हो जाएगा। और आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कितने कितने लेंथी क्वेश्चन है, आप खुद ही कहेंगे कि नहीं ये 7th चैप्टर का क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए। अच्छा जी, टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। If one card is drawn and replaced before drawing the second card, find the probability that both cards are aces। ठीक है, अब वो कह रहा है रिप्लेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अब जब दूसरी दफा हम कार्ड ड्रॉ करेंगे। तो एस कितने होते हैं? हर वो चिड़ी, ईंट, पान और दिल, चार तरह के होते हैं ना ताश के पत्ते। वो स्पेड, स्पैरोज, हार्ट्स और डायमंड्स ये होते हैं ना। तो उस केस में फिर वो ए केस होता है, तो इसका मतलब एस यानी कि वो जिस पे ए लिखा होता है, ये होता है ना, ए कार्ड ए होता है, जे होता है, क्वीन होती है, किंग होता है, और 2 से लेके शायद 10 या 9 तक होते हैं ये। 2 से 10 तक 9 हुए और ये 4। हाँ जी बिल्कुल, ये कितने हो गए? 14 हो गए। तो ये होते हैं। तो उनमें से चार, हर में से एक एक एस होगा, तो 4 एस हुए। तो 4/52 हो जाएगा। और बी में भी क्योंकि रिप्लेस कर दिया इसलिए 4/52। अगर रिप्लेस ना किया होता तो 3/52 होना था। और डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट ने भी आपस में मल्टीप्लाई ही होना था। ठीक है। फिर दूसरे केस में क्या प्रोबेबिलिटी हो जानी थी? 3/52। 3/52 मल्टीप्लाइड बाई 4/52। लेकिन इसने इसलिए वो वाली नहीं दी क्योंकि उसके लिए फिर जो लेफ्ट साइड पे वो इवेंट ए और बी जो होने थे ना, वो ए इंटरसेक्शन बी, वो इस तरह करके हो जाते हैं। ए इज डिपेंडेंट अपॉन बी और पी बी, इस तरह करके वो प्रोबेबिलिटी हो जाती है। वो उससे आपको बचाना चाह रहा है इसलिए उसने वो इवेंट्स डिस्कस नहीं किए। वो थोड़ा एडवांस लेवल में गेम चली जाती है। लेकिन राइट हैंड साइड पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर ये एस रिप्लेस ना किया जाता तो पीछे 3 एसेस रह जाने थे ना दूसरी दफा जब हम निकालने थे, और 51 रह जाने थे कार्ड, नीचे कार्ड भी बदलने थे। तो 4/52 मल्टीप्लाइड बाई 3/51, 3/51 1/17 होना था। 4/52 1/13 होता है, तो 1/13 मल्टीप्लाइड बाई 1/17 आंसर आना था। ठीक है। तो फिर ये प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो जानी थी। ठीक है जी, चलें। फिर अब वो कह रहा है टू कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट द कार्ड इज रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन फॉलोइंग केसेस। द फर्स्ट कार्ड इज किंग, द सेकंड इज क्वीन। टू कार्ड्स आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट कार्ड इज रिप्लेस किया है ना, तो किंग और क्वीन 4/4 हैं। ठीक है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 1/4/52 है, 4/52 है, 1/69 हो जाना था। अगर रिप्लेस ना किया जाता तो 4/52 और 4/51 होना था। इस केस में जब हम रिप्लेस नहीं कर रहे थे तो 4/52 और 3/51 था, क्योंकि एस ही दूसरी दफा भी हम एस चाह रहे हैं। ए से एक वाला निकल गया तो पीछे 3 एसेस बचे और कार्ड 51 बचे। इस केस में किंग गया है, हमने किंग अगर निकाल लिया और फिर हम देख रहे हैं कि क्वीन आ रही है तो 4/52 होना था फिर। ठीक है, ये अब समझ गए होंगे आपको। लेकिन चले इंडिपेंडेंट हम देख रहे हैं तो बस 4/52 4/52 और ये 1/69 आ रहा है। अब दूसरा कह रहा है कि बोथ कार्ड्स आर फेस्ड कार्ड्स, किंग क्वीन जैक। फेस कार्ड किंग, किंग कितने होते हैं? 4। क्वीन कितनी होती हैं? 4। जैक कितने होते हैं? 4। तो टोटल कितने हुए? 12। तो 12/52 प्रोबेबिलिटी है। 12/52 क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं तो दूसरी दफा भी 12/52 है। रिप्लेस ना कर रहे होते तो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होनी थी? 11/51 हो जानी थी, ये मल्टीप्लाई होना था। लेकिन 12/52, 12/52, 3/13, 3/13, 9/169। टू डाइस
are thrown twice, what is the probability that sum of the darts shown in the first throw is 7 and that of the second throw is 11? तो अब तो हम इसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। NS32 है टोटल, जो आउटकम्स आ सकते हैं डाइस के वो 36 हैं। प्रोबेबिलिटी n नंबर ऑफ टाइम्स वी विल हैव 7 इज 6। ठीक है, वो जो लूडो के दाने फेंके जाते हैं उनको आप लिखें, वो सारा 1 1 1 2 1 3 अप टू सो ऑन 6 6 तक 36 हैं। उनमें से 7 वाले आप बाहर निकालें, यानी कि 1 5 2 नहीं 1 6 2 5 3 4 4 3 5 1 और 5 2 और 6 1, तो ये 6 बनेंगे। और n11 क्या है, 5 6 और 6 5 है, 2 बने हैं। तो probability that we will have 7 and second time we will have 11, वो probability ये है कि probability of 7 multiplied by probability of 11, 6 by 36, 2 by 36, 1 over 108 आ गया। अब क्वेश्चन 8 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डार्ट्स अपीयरिंग इन टू सक्सेसिव थ्रोज ऑफ डाइस इज एवरी टाइम 7। दोनों दफा वो साथ आएंगे, तो इंडिपेंडेंट है ना इवेंट्स। तो साथ आने की पहली दफा प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/36, दूसरी दफा आने की क्या है, 6/36। इनको मल्टीप्लाई करें, ये 1/6 मल्टीप्लाई होके 1/36 आ जाएंगे। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि ए फेयर डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक फेयर डाई को, लूडो के दाने को 2 दफा फेंका। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्राइम नंबर ऑफ डार्ट्स अपीयर इन फर्स्ट थ्रो एंड द नंबर ऑफ डार्ट्स इन द सेकंड थ्रो इज लेस देन 5। तो पहली दफा प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 और 5, 3 है। तो पहली दफा प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6 है, क्योंकि टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है ना। तो 3/6 पहली दफा प्रोबेबिलिटी हो गई, ये देखें PA 3/6 हो गई। और नंबर ऑफ डार्ट्स इन सेकंड थ्रो इज लेस देन 5। लेस देन 5 क्या है, 1 2 3 और 4। तो 4 टोटल पॉसिबिलिटीज 4 हुई, तो दूसरी दफा 4 हुई, तो 4/6। तो पहली दफा जो भी आंसर आया वो दूसरी दफा पर अफेक्ट नहीं करता, तो इसलिए इनको मल्टीप्लाई किया, 1/2 और 2/3 इज 1/3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन में कह रहा है, बैग कंटेन्स 8 रेड 5 वाइट एंड 7 balls, 3 balls are drawn from the bag, what is the probability that first ball is red, second ball is white and third ball is black when every time the ball is replaced? चलो बॉल वापस आई है, तो अब तो बड़ा आसान है। प्रोबेबिलिटी, वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड कितनी है, 8 है। 8 प्लस 5 13 प्लस 7 20, तो 8/20 हो जाएगी पहली दफा रेड बॉल आने की। अब क्योंकि रेड बॉल रिप्लेस हो रही है, इस दफा दूसरी दफा भी आ, आ, वो 20 बॉल्स हैं टोटल। तो सेकंड बॉल इज वाइट, 5/20 हो जाएगी सेकंड प्रोबेबिलिटी। और थर्ड बॉल इज ब्लैक, 7/20 हो जाएगी, 5/8 8/20 5/20 7/20, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा। अब फर्ज करें कि वो कहता कि रिप्लेस नहीं हो रही, तो पहली दफा क्या होना था, रेड आने की 8/20, दूसरी दफा वाइट आने की क्या होनी थी, 5/19। ठीक है, क्योंकि एक बॉल अब मिसिंग है। तो तीसरी दफा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी थी, ब्लैक आने की 7/18 होनी थी। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना था आपने, तो ये आंसर मिल जाना था आपको। ठीक है जी, ये इसका सॉल्यूशन है और ये आपके सामने है, 7/200 इसका आंसर है। चलें जी, मुबारक हो, चैप्टर 7 ख़त्म हुआ और इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। वो थोड़ा सा मेरा सबसे कम फेवरेट वो चैप्टर है, लेकिन हर चैप्टर मैंने आपको बताया बहुत अहम है, इसलिए वो भी कवर करना ही करना है। और इंतहाई प्रैक्टिकल किस्म का वो चैप्टर है, तो इसलिए हमने उसको भी कवर करना है। लेकिन वो लेंथी चैप्टर है, एक्सरसाइज 3 ही है, लेकिन उसकी अच्छा खासा उसके क्वेश्चंस लेंथी हैं। और चलें, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में चैप्टर 8 के साथ।
ये मैं नोट्स इसके यहाँ से डाउनलोड करने लगा हूँ। ये देखें गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा और वहाँ से आप देख लीजिएगा। मीनवाइल इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी, और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।